External Affair Insights। समय था 7 अक्टूबर साल 1950। चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी के 40 से 80 हज़ार की एक विशाल सेना बड़े ही तेजी से आगे बढ़ रही थी और अपने ही एक पड़ोसी देश के अस्तित्व को समाप्त करने के लिए आमादा थी। उधर चाइना के बीजिंग में बैठे माओ जेडोंग ने भी चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी को ये आदेश दे दिया था कि जितनी जल्दी हो सके चाइना के इस पड़ोसी देश का अस्तित्व समाप्त करे और इसकी खबर माओ जेडोंग तक पहुंचाई जाए। उधर दूसरी तरफ चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी के विशाल सेना बड़े ही आत्मविश्वास के साथ और बड़े ही अहंकार के साथ अपने ही एक पड़ोसी देश के अस्तित्व को समाप्त करने निकल चुकी थी। परंतु आखिर ये कौन सा देश था जिसके ऊपर चाइना की इतनी बड़ी विशाल सेना आक्रमण करने जा रही थी? यहाँ तक कि इस पड़ोसी देश के लोगों को इस बात की जानकारी भी नहीं थी कि चीन की इतनी बड़ी विशाल सेना उनकी बॉर्डर तक पहुँचने वाली थी। और जब वहाँ के लोग रात के अंधेरे में चैन की नींद में सो रहे थे तो उधर दूसरी तरफ चीन की विशाल सेना उसके ऊपर धावा बोलने के लिए तैयारी कर रही थी। चीन की सेना एक ऐसे देश पर आक्रमण करने जा रही थी जो कि तुलना में उनसे काफ़ी कमज़ोर था और उस देश की सैनिकों की संख्या मात्र 8,000 के आसपास थी। यानी कि यह साफ था कि यह इतिहास की एक ऐसी जंग होने वाली थी जो कि केवल ताकत के दम पर जीती जाने वाली थी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सटर्नल अफेयर इनसाइट, जहां पर हम दुनिया में होने वाली अलग अलग जियोपॉलिटिकल इंसिडेंट्स का एक विश्लेषण करके आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोस आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल हो सकती है। साथ ही साथ यह इंटरनेशनल रिलेशन और जियोपॉलिटिक्स जैसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर आपकी नॉलेज को एनहांस करने में भी मददगार हो सकती है। तो चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि यहाँ आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आइए फोकस करते हैं आज के इस टॉपिक पर। 15 अगस्त साल 1947 भारत ब्रिटेन से आज़ाद हो गया था और एशिया में एक डेमोक्रेटिक कंट्री के तौर पर उभर रहा था। वहीं कुछ समय बाद साल 1949 में चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आ चुकी थी और ये एक ऐसा दौर था जहां पर एशिया की दो बड़ी जियोपॉलिटिकल पावर्स इमर्ज कर रही थी। जहां पर एक तरफ भारत गणतांत्रिक तौर पर उभर कर सामने आ रहा था और उसने लोकतंत्र के मार्ग को अपनाया था, तो वहीं चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री था और वो कम्युनिज्म के राह पर चल रहा था और चाइना का पूरा फोकस विस्तारवाद पर था। यानी कि बीजिंग में बैठी माओ की कम्युनिस्ट पार्टी विस्तारवाद पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर रही थी और इसीलिए भविष्य में चल करके भारत और चीन की एक बहुत बड़ी प्रतिद्वंदिता सामने आने वाली थी। हालांकि भारत की आज़ादी के समय भारत का चाइना के साथ कोई डायरेक्ट बॉर्डर नहीं लग रहा था। यहाँ तक कि साल 2003 तक ऑफिशियली भारत का चाइना के साथ कोई बॉर्डर था ही नहीं। परंतु यदि भारत का चाइना के साथ कोई बॉर्डर यदि था ही नहीं तो फिर आखिर साल 1962 में भारत और चीन के बीच में युद्ध क्यों हुआ था? और यदि भारत की पूर्वी सीमा पर चीन से कोई बॉर्डर नहीं था तो फिर भारत का बॉर्डर आखिर किस देश के साथ था? दरअसल उस समय भारत अपनी पूर्वी सीमा पर तिब्बत के साथ बॉर्डर शेयर करता था। उस समय भारत की पूर्वी सीमा पर स्थित तिब्बत एक बौद्ध बहुल शांति प्रिय देश था। तिब्बत एक बहुत बड़े लैंड एरिया वाला देश था और इसका जियोग्राफिकल एरिया 12 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा था। यानी कि ये एक बहुत विशाल देश था। हालांकि इसकी विशाल क्षेत्रफल के अनुसार इसकी आबादी बेहद ही कम थी और यहाँ पर बहुत ही कम संख्या में लोग रहा करते थे। अगर तिब्बत के इतिहास को देखा जाए तो तिब्बत का इतिहास भी भारत के इतिहास जितना ही पुराना है। 6ठी सदी में तिब्बत के लोगों ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और यह एक बौद्ध बहुल देश बन चुका था। हालांकि कालांतर में तिब्बत पर मंगोल साम्राज्य से लेकर के मंचू साम्राज्य का प्रभाव रहा, परंतु इन सब के बावजूद तिब्बत हमेशा से अपनी एक स्वतंत्र पहचान को बनाए रखने में कामयाब रहा और इसी अवधि में बुद्धिज़्म के अंडर ही तिब्बत एक एकीकृत राष्ट्र के तौर पर उभर कर सामने आया। 17वीं शताब्दी में तिब्बत में दलाई लामा जैसे महत्वपूर्ण संस्था को स्थापित किया गया और बाद में चल करके मंगोल शासकों ने ही दलाई लामा जैसे महत्वपूर्ण पद को
तिब्बत का आध्यात्मिक और राजनीतिक नेता के रूप में मान्यता प्रदान की थी। और इसी प्रकार से तिब्बत क्षेत्र दलाई लामा के अंदर एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर अपने पहचान बनाए रखने में कामयाब रहा। हालांकि कई हिस्टोरियन इस बात का दावा करते हैं कि तिब्बत क्षेत्र कभी भी स्वतंत्र राष्ट्र नहीं रहा है और इस पर हमेशा से चाइना के अलग अलग राजवंशों का प्रभाव रहा है। हालांकि तिब्बत की यह स्वतंत्रता और तिब्बत में रहने वाली यह शांति अब ज़्यादा दिनों तक रहने वाली नहीं थी और तिब्बत में होने वाली इस शांति को एक बहुत बड़ा ग्रहण लगने वाला था। 23 मई साल 1950 चाइना का बीजिंग शहर, चाइना के एक सरकारी कार्यालय में तिब्बत से आए हुए कुछ विशेष प्रतिनिधि चीन के कुछ ऑफिशियल्स के साथ मिलकर के एक विषय पर नेगोशिएशन करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि तिब्बत के ये सभी प्रतिनिधि चीन के साथ नेगोशिएशन करने में असमर्थ हो रहे थे। चाइना की ऑफिशियल्स पहले से ही बनाए गए कुछ दस्तावेजों के साथ तिब्बती प्रतिनिधियों का इंतजार कर रहे थे और चीनी ऑफिशियल्स इन तिब्बती प्रतिनिधियों को इन सभी दस्तावेजों पर साइन करने के लिए फोर्स भी कर रहे थे। सिचुएशन ऐसी थी कि तिब्बत से आए हुए ये सभी प्रतिनिधि बिना किसी कंसल्टेशन के और लासा में बैठी अपनी सरकार से बिना किसी परामर्श किए हुए इन दस्तावेजों पर साइन करने के लिए मजबूर हो गई थी। आखिरकार इन तिब्बती प्रतिनिधियों ने इन दस्तावेजों पर साइन किए और इन्हीं सभी दस्तावेजों को हम इतिहास में 17 पॉइंट एग्रीमेंट के तौर पर जानते हैं और जिसे चाइना पूरी दुनिया में दिखाते हुए तिब्बत पर अपने अधिकार का दावा करता है। परंतु आखिर ये कौन सी मजबूरी थी जिसकी वजह से तिब्बत से आए हुए ये सभी प्रतिनिधि चीन के सभी शर्तों को मानने के लिए मजबूर हो गए थे? दरअसल वीडियो की शुरुआत में जो हमने ये जाना था कि चाइना के पीपल लिबरेशन आर्मी 40 से 80 हज़ार की एक विशाल सेना के साथ जिस देश पर धावा बोलने जा रही थी वो कोई और देश नहीं था बल्कि वो तिब्बत ही था। और 40 से 80 हज़ार की PLA की विशाल चीनी सेना ने तिब्बत के चंबू शहर पर धावा बोल दिया था। उस समय तिब्बत के चंबू शहर में तिब्बत की कुल 8,000 सैनिक ही थे और चाइना के 40,000 से ज़्यादा सैनिकों के सामने वे टिक नहीं पाते हैं। चाइनीज़ पीपल्स लिबरेशन आर्मी की विशाल सेना तिब्बत की सेना पर टूट पड़ती है और मात्र कुछ समय के अंदर ही चीनी सेना के सामने तिब्बत की सेना सरेंडर कर देती है और इस प्रकार से 12 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी बड़े भूभाग तक फैले इस देश को चीन ने अपने कब्जे में ले लिया था और इसे चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ने पूरी दुनिया में तिब्बत का शांतिपूर्ण तरीके से चाइना में विलय के तौर पर दिखा रही थी और एक समय में चाइना ने इसे प्रमाणित करने का भी पूरा प्रयास किया। कुछ समय तक चाइना ने लासा में स्थित तिब्बत की सरकार और दलाई लामा को भी प्रभावित करने का पूरा प्रयास किया और इसी कड़ी में कम्युनिस्ट पार्टी ने दलाई लामा को चीन में आकर के घूमने का प्रस्ताव भी रखा और चीन के इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए दलाई लामा चीन जाकर के चीन में हो रहे विकास कार्यों और औद्योगिक क्रांति का अनुभव लेना चाहते थे। जब दलाई लामा चीन में जाकर के चीन में हो रहे विकास कार्यों को देखते हैं तो वे इससे खासा प्रभावित भी होते हैं और दलाई लामा का ये मानना था कि तिब्बत के लोग चाइना से काफ़ी कुछ सीख भी सकते हैं। परंतु शायद इतिहास को कुछ और ही मंजूर था और जो दलाई लामा एक समय में आकर के ये अनुभव कर रहे थे कि वे चीन से बहुत कुछ सीख पाएंगे, एक समय ऐसा आया कि उन्हें रात के अंधेरे में कई रातों तक भाग करके भारत में शरण लेने की ज़रूरत पड़ी। परंतु आखिर वे कौन से कारण थे जिसके वजह से दलाई लामा को चीन छोड़ करके भारत शरण लेना पड़ा था? अपने इस प्रश्न का उत्तर हम ढूंढने का प्रयास करेंगे वीडियो के अगले कड़ी में। तो ये थी चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा करने की पूरी कहानी। आशा करते हैं कि आपको ये विशेष अंक बहुत पसंद आया होगा और यदि आपको हमारे ये विश्लेषण पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी आपका क्या मानना है? क्या कभी भविष्य में तिब्बत चीन से आज़ाद हो पाएगा या फिर तिब्बत हमेशा के लिए चीन के चुंगल में फंसा ही रहेगा? आपके जो भी विचार है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम जानना चाहेंगे कि आप इस विषय में क्या सोचते हैं और यदि आपके कोई सुझाव है या कोई ऐसे टॉपिक्स है जिस पर हमें विश्लेषण करना चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज बस इतना ही। हमारे साथ अंत तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।